हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको भूगोल का पार्ट 5 जल पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए पढ़ना चालू करते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। जब भी हम जल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कैसे कैसे चित्र आते हैं? नदी, जलप्रपात या जो वर्षा की बारिश की जो रिमझिम होती है, जो हमारे नल में जो जल आता है उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जब जल गायब हो जाता है, वह जल कहाँ चला जाता है? अब जब बारिश आती है तो गड्ढों में जल भर जाता है, तो अब जो बच्चे होते हैं वो कागज़ की नाव तैराकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन जब दोपहर होती है तो ये जो जल होता है गड्ढे में से कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से हिमवर्षा अथवा जब भी सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित यानी कि बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा हिम अथवा सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरती है। यहाँ से जो वर्षा होती है हिम अथवा सहीम यानी कि बारिश और ओलों के रूप में आकर नीचे गिरती है धरती पर। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगा रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। अब जिस प्रक्रिया में जल लगातार यानी कि हर बारी पहले वो क्या करता है, वाष्पित होके यानी कि वो पानी रहता है, वो भाप बन जाता है सूर्य के ताप के कारण और फिर वो बादल में चेंज हो जाता है। उसके बाद वो वर्षण या हिम अथवा सहीम के रूप में नीचे गिरता है, यानी कि बारिश या ओलों के प्रति वे नीचे आता है। तो इस प्रक्रिया को हम ये जैसे कि जल धरती के और आकाश, धरती के बीच और महासागरों के बीच चक्कर लगाते रहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जल चक्र। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिए, कि मेन पॉइंट है, तो इतना आप लोगों को हाईलाइट कर लेना है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, ठंडा होने पर यहाँ से जल चक्र तक आपने हाईलाइट कर लेना है। ये बहुत मेन है और इसका डायग्राम एक बारी अच्छे से देख लेना। ये डायग्राम पेपर में पूछा जाता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। हमारी पृथ्वी किसके समान है? थलशाला के समान। अब ये थलशाला क्या होती है? ये छोटे घर के पौधे को देखिए, यहाँ पे शब्दावली में ये लिखा हुआ है, ये छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। यानी कि इधर यहाँ पे पौधे रखे जाते हैं, वहाँ का एक छोटा सा घर होता है। ये जो जल पहले मौजूद था, यानी कि बहुत शताब्दी पहले मौजूद था, वो जल आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। जो जल हम हरियाणा की खेत की सिंचाई यानी कि हरियाणा के खेत को सींचने में कर रहे हैं, हो सकता है वह जल सैकड़ों पहले यानी कि बहुत सालों पहले अमेजन नदी में बहता हो। आलावट जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। आलावट जल के मुख्य स्रोत क्या है? नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। अब आलावट जल क्या होता है? आलावट जल यानी कि बिना नमक का जल, यानी कि जो नमकीन नहीं होता, जैसे कि सादा पानी कह लीजिए। लवणीय जल यानी कि नमकीन पानी, यानी कि नमक वाला वो पानी होता है, उस पानी के अंदर नमक मौजूद होता है। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ से आलावट जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। महासागरों और समुद्र का जल क्या होता है? लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। इसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक कहते हैं। अब लवणीय जल के मुख्य स्रोत हमें पता चल गए, महासागर और समुद्र। आलावट जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते और हिमनद हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है, इस मानचित्र को अच्छे से पढ़ लिया। विश्व प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियों का मानचित्र है। ये आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जल का वितरण। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर जल थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? यानी कि
हम सभी जो है जानते हैं कि पृथ्वी सतह पर 3/4 भाग जल का है, जल से ढका हुआ है। यदि अगर धरती पर थल की अपेक्षा में यानी कि जो जैसे कि थल यानी कि जहाँ पे पेड़ों की अपेक्षा में जल अधिक हो जाए तो अनेक देशों में जो होती है जल की कमी का सामना करना पड़ेगा हमको। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो पृथ्वी पर जितना भी जल मौजूद है वो सिर्फ हमारे लिए ही मौजूद है। अब देखिए इस तालिका में जल का वितरण दिया गया है कि जल कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ देखिए महासागर में 97.3 जल है, बर्फ छत्रक में 02.0 जल है, भूमिगत जल 00.68, झीलों का अलावड़ जल, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009 है, वायुमंडल 0.0019 है, वायुमंडल में 0.0019 है, नदी में 0.001 है। इन सबको मिला के 100% जल कम से कम पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी का कितना जल से ढका हुआ है पृथ्वी का भाग? 3/4 भाग। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना। आइए पढ़ते हैं इसके साइड में क्या आप जानते हैं। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। लवणता यानी कि नमकीन मतलब नमक वाला जो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा कितनी होती है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। अब देखते हैं नीचे। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। इजराइल के मृत सागर यानी कि ये जो डेड हो चुका है ये सागर, इसके अंदर 340 ग्राम प्रति लीटर यानी कि ये नमकीन वाटर होता है जिसके अंदर 340 प्रति लीटर पानी में नमक होता है। तैराक इसमें प्लव यानी कि जो स्विमिंग करने वाले लोग होते हैं इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि इसमें नमक की जो अधिकता होती है वो एक घर सा बना लेती है। सदन मीन्स घर बना लेती है। अब आइए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं अपने। यहाँ पे देखिए जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक, प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है और जल के बिना जीवन नहीं है। जल है तो कल है। तो आपको नहीं लगता जब हम जल पानी वेस्ट करते हैं तो आपको नहीं लगता हम जल को बर्बाद कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं? तो एक बहुमूल्य संसाधन हम खो रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज की तरफ। महासागरीय परिसंचरण समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन और नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटे एवं धारा है। समुद्री तट पर जब हम भी नंगे पैर चलते हैं तो एक बहुत ही मैजिकल फीलिंग आती है, जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन और नम बालू यानी कि जो एक नम बालू और ठंडी पवनें होती हैं, समुद्री पक्षी होते हैं और जो हवा में जो लवणीय यानी कि नमकीन जो जल की गंध होती है, सुगंध होती है और लहरों का जो संगीत होता है, सब कुछ ऐसा मान लो अट्रैक्ट करता है, सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल और झील में जितना शांत जल होता है उसके विपरीत होता है महासागरीय जल जो हमेशा तेज गति में रहते हैं। जैसे कि ताल और झीलें बहुत शांत रहते हैं, वैसे उसके विपरीत यानी कि उसकी उल्टी तरफ होता है महासागरीय जल जो हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरियों की गति इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि वहाँ पे तरंगे, ज्वार भाटे, धाराएं आती रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे साइड में देखिए क्या आप जानते हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रवलित किया जाता है। अब विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये पेपर ज़रूर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आ सकता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, एमसीक्यू के तौर पे, फिलिप्स के तौर पे, एज अ क्वेश्चन के तौर पे। तो आपको ये पढ़ना है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और ये बहुत ही विभिन्न विधियों को प्रवलित करता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। तरंगे, व्हाट इज तरंगे? तरंगे क्या होती हैं? समुद्री तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है
कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जब समुद्री तट पर जब हम गेंद खेलते हैं, उस समय जब गेंद होती है, हमारी जो बॉल होती है, वो पानी में गिर जाती है, जल में गिर जाती है, तो क्या हो जाता है, ये दृश्य ना बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है, मनोरंजक लगता है। कि जब तरंगों के साथ गेंद वापस आती है तो महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। ये पॉइंट हाईलाइट करिएगा, पूछा जा सकता है तरंगे क्या होती है, हाईलाइट कीजिए। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इन्हें तरंगे कहते हैं। तरंगे किसे कहते हैं, जो महासागरीय सतह पर जल गिरता है, उठता है, तो इन्हें हम तरंगे कहते हैं। अब देख लिए नीचे, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। अब तूफान में जब तेज वायु चलती है तो बहुत ज़्यादा ना तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है। महासागरीय जल बार बार उठता है और गिरता है, इसके कारण ना बहुत ज़्यादा विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। यानी कि जो भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के कारण महासागरीय जल क्या हो जाता है, वो स्थापित नहीं रहता है, वो इधर उधर हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। अब इसके अतिरिक्त अगर ये ऐसा होता है कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आते हैं तो महासागरीय जल जो है विस्थापित हो जाता है। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 15 मीटर तक की बहुत ही विशाल ज्वारीय तरंगे, यानी कि समुद्रीय जो जल है वो बहुत ही ज़्यादा उठ सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अब तक की जो सबसे विशाल सुनामी आई है वो 150 मीटर की मापी गई है। सोचो, 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली तरंगों को हम सुनामी कहते हैं, तो 150 मीटर तक की, और ये 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गई थी। 2004 में ये सुनामी आई थी। भारत के तटीय क्षेत्र अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट था ना, वो पूरा डूब चुका था। और इंदिरा पॉइंट में जैसे कि टूरिस्ट आते रहते हैं ना, वहाँ पे टूरिस्ट भी थे, वो भी डूब गए थे और वो वहाँ पे मर चुके थे, डेड हो गई थी उनकी। अब देखिए यहाँ पे साइड में है, क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाता है। सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है, जापान का शब्द है सुनामी, जापानी भाषा का। इसका अर्थ क्या है, पोताश्रय, यानी कि बहुत विशाल तरंगे। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय यानी कि बहुत चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, तो इसका नाम रखा है पोताश्रय तरंगे, यानी कि विशाल तरंगे। विशाल तरंगे मीन्स बहुत ही ज़्यादा बर्बादी। अब सुनामी, पृथ्वी का तांडव, ये कुछ पढ़िएगा आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मैं इसमें अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, आगे हम डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पे ये सुनामी वाला हाईलाइट करते हैं। चलिए, यहाँ से आप हाईलाइट कर लीजिए। भूकंप, ज्वालामुखी या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। अब ठीक है, इतना आपको हाईलाइट कर लेना है, और ये हाईलाइट कर लेना है, पेपर में ज़रूर पूछा जाता है कि तरंगे क्या होती है, सुनामी क्या होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए अब पढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें, ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल क्या होता है, उठता है और उठता है, गिरता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को क्या करते हैं, डुबो देता है, तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है
एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। जब जल क्या होता है, अपने निम्नतर स्तर जहाँ तक उसका स्तर होता है वहाँ तक आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटा। ज्वार किसे कहते हैं? जब जल सर्वाधिक यानी कि जल बहुत ज़्यादा ऊपर उठता है और तट के बड़े हिस्से को यानी कि जहाँ पर वो होता है वहाँ के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने अपने स्तर यानी कि अपने क्षेत्र से आगे आके और पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, क्लियर? हाईलाइट कीजिएगा ये पॉइंट ज़रूर। ज्वार भाटे क्या होते हैं? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब ज्वार भाटा ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े यहाँ तक अपने स्टार्ट कर देना है, ज्वार भाटा तक, यहाँ तक पूरा हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत मेन पॉइंट है आपका। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे हम। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण ऊंचे ज्वार आते हैं। अब सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बहुत ही शक्तिशाली बल से पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। वो ज्वार भाटे कैसे आते हैं? वो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। तो हाईलाइट दिस पॉइंट। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। यहाँ तक के पॉइंट हाईलाइट करेंगे। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिस कारण ऊंचे ज्वार आते हैं। यहाँ तक अपने हाईलाइट कर लेना है, आगे भी देखते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है। जब पृथ्वी का जो जल होता है वह चंद्रमा के निकट हो जाता है एकदम, उस समय क्या होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित आकर्षित होता है जिसके कारण ऊंचे ज्वार आते हैं। ऊंचे ज्वार कब आते हैं? जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के एकदम निकट होता है, उस समय चंद्रमा के जो बल से होता है वो जल क्या होता है? आकर्षित होता है, इसके कारण ऊंचे ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं और इस समय ऊंचे ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी होती है वो एक तीनों सीधी रेखा में होते हैं। वो कब तीनों सीधी रेखा में हो सकते हैं? एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी कब सीधी रेखा में होते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या। और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। इस समय कब सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं? जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं यानी कि सबसे विशाल ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। लेकिन जब जो चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थ यानी कि वो पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद और सूर्य का जो बल होता है उसके विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? निम्न ज्वार भाटे आते हैं। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। जब अपने चांद अपने है ना प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल से उनके बहुत ही बल से विपरीत दिशाओं में यानी कि उल्टी दिशाओं में महासागरीय जल पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटे यानी कि छोटे ज्वार, लघु यानी कि ज़्यादा बड़े ज्वार भाटे नहीं, लघु ज्वार भाटे यानी कि छोटे ज्वार भाटे ही आते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। अब उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इससे फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। अब जब उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, वो मददगार होता है। ये जल के स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। जब जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक भी होता है। उच्च ज्वार में मछलियां पकड़ने में भी मदद होती है। जब ऊंचे ज्वार आते हैं तो मछलियां क्या हो जाती है? अपने आप बाहर आ जाती है तो मछुआरा को बिना कठिनाई के मछलियां मिल जाती हैं।
कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाला जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब बहुत सारे स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव में विद्युत उत्पन्न के लिए भी किया जाता है। अब देखिए महासागरीय धाराएं, इसके नीचे पढ़ते हैं महासागरीय धारा। यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले लघु ज्वार भाटा कैसे आता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक इस तरह के सीरियल वाइज में हो। देखिए ये सूरज है हमारा और ये पृथ्वी है, ये दोनों बिल्कुल सीधी रेखा में पड़ रहे हैं, पर चांद इसकी विपरीत डायरेक्शन में, मतलब चांद इसकी अलग डायरेक्शन में है। अब ये देखिए बृहद ज्वार भाटा कब आता है, जब यह तीनों एक सीधी रेखा में हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो आते हैं बृहद ज्वार भाटा। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, मतलब एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, चाहे चंद्रमा आगे हो चाहे चंद्रमा पीछे हो, परंतु एक सीधी रेखा में होने से सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत ही बृहद ज्वार भाटे यानी कि बहुत ही विशाल ज्वार भाटे आते हैं। अब पढ़ते हैं महासागरीय धारा है। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। महासागरीय धारा है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धारा एक निश्चित यानी कि वो एक निश्चित डायरेक्शन में ही बहती है। महासागरीय सतह पर नियमित रूप से जल की धाराएं होती है, बहने लगती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्य गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती है, भूमध्य रेखा के निकट ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीतल धाराएं अधिक, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वीय तट के इसके कुछ उदाहरण हैं, जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं, वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हमारा खत्म होता है। जहाँ पे गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ कैसा मौसम बनता है, कोहरे वाला। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोहरे वाला मौसम कैसे बनता है, प्लीज हाईलाइट दिस। जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी हमें हाईलाइट कर लेना है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। बस यहाँ तक आपने हाईलाइट कर लेना है। दिस इज आंसर 6। ये आपका आंसर 6 भी है। ये 6 में आपसे क्वेश्चन पूछा है महासागरीय धाराएं क्या है, तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। ठीक है, इतना हाईलाइट करने के बाद ऊपर चलते हैं। ऊपर आपने हाईलाइट कर लेना है, सूर्य चंद्रमा वाला मैंने बता दिया था। यहाँ तक आपने पूर्णिमा अमावस्या तक पढ़ता है, तक हाईलाइट कर लेंगे आपने। यहाँ तक हाईलाइट कर लेंगे, बस यहाँ तक आपने हाईलाइट कर लेना है। ज्वार भाटे, बृहद ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा, ऊंचे ज्वार भाटा, ये सब आपने हाईलाइट कर लेना है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। चलिए आइए इसका अभ्यास देख लेते हैं, वर्षन क्या है। तो आइए पेज नंबर 0। प्लीज कमेंट कर लीजिए।
वर्षण क्या है? वायुमंडल में संघनित बादलों से जब आर्द्रता धरती की सतह पर वर्षा, हिमपात या हिम वृष्टि के रूप में गिरती है तो यह प्रक्रिया वर्षण कहलाती है। जब भी वायुमंडल में संघनित होकर बादलों में जब आर्द्रता धरती की सतह पर आती है तो ये हिम वृष्टि के रूप में नीचे गिरती है और ये इस प्रक्रिया को हम वर्षण कहते हैं। जल चक्र क्या है? इसका आंसर आपको मिलेगा पहले पेज पे जल वाले, यहाँ पे देखिए, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर और वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है उसको जल चक्र कहते हैं। इस पूरे को हाईलाइट कर लेना है, ये मेन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आपकी बुक में भी दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर 2 है, आंसर 2 है। और ये वाला जो डायग्राम है इसे याद रखना है, आपसे ये प्रोसेस पूछा भी जाएगा एग्जाम में। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? लहरों की ऊंचाई को जो प्रभावित करते हैं वो कारक है पवन की गति यानी कि हवा की गति, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के नीचे जो होता है भूस्खलन। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 32 पे, आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी 33 पे। आइए देखिए 33 पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन, महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो हमारा 4th क्वेश्चन क्या है? हम अपना 4th क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तापमान, पृथ्वी का घूर्ण, यानी कि महासागरीय जल की जो गति होती है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो वेदर यानी कि तापमान, पृथ्वी का घूर्ण यानी कि जो पृथ्वी का भी हमने बताया था कि वो सीधी रेखा में रहती है तो बृहत ज्वार भाटे आते हैं, है ना। ज्वार भाटा क्या है तथा वे कैसे उत्पन्न होते हैं? अब आपको इसका आंसर मिल जाएगा ज्वार भाटे वाले में। देखिए यहाँ, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब इसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट के बड़े हिस्सों को डुबा देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। यहाँ तक आपने हाईलाइट कर लेना है। देखिए यहाँ से पूरा आपका आंसर आ जाएगा। ये पूरा आपका आंसर है और आपने यहाँ तक कर लेना है। ऊंचे ज्वार आते हैं, कहाँ तक है ऊंचे ज्वार वाला, यहाँ तक आपने कर लेना है। ये आपका हो गया आंसर नंबर 5। महासागरीय धारा क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया है। सही उत्तर चिन्हित करने हैं। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। हमने पढ़ा था जल चक्र को कहते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धारा उत्पन्न होती है, भूमध्य रेखा के निकट में उत्पन्न होती है, हमने पढ़ा था। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ बनाइए। कैस्पियन सागर, विशालतम झील, इसका आंसर इधर से मिला लीजिए। ज्वार भाटा, अब यहाँ पे देखिए ये रहे उत्तर इसके। इसे मैच कर लीजिए। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। जो भी डाउट्स क्लियर ना हुए कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।